नमस्ते मित्रों, आरआर हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हमने आपको पिछली वीडियो तक जो पढ़ाया था, आपका हिंदी का जो सिलेबस चला था वह लगभग आपने 2 यूनिट समाप्त है। सेकेंड सेमेस्टर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी। तो उस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो हिंदी चल रही थी वह हिंदी को लगभग 2 यूनिट तक समाप्त कर दिया गया था। अब आता है तीसरी यूनिट। तो तीसरी यूनिट में आप पढ़ेंगे हिंदी, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी आप उसमें पढ़ेंगे तीसरा यूनिट। तो तीसरी यूनिट में एक टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक का नाम है गद्य पद्य। कहता है गद्य पद्य के अंशों को, गद्य पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव, शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, पढ़ना और बोलना। ये देखिए, ये आपका जो सेकेंड सेमेस्टर की डीएलएड की हिंदी है, उस सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड की हिंदी का ये तीसरा यूनिट है। उस तीसरी यूनिट में उसने एक बात आपसे कह रखा, मैं कहता हूं उनको, आप उत्तर को पढ़ने से अच्छा है कि आप इस प्रश्न की अवधारणा को ही समझ लें। प्रश्न की अवधारणा क्या कह रही है, प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, आप उत्तर किस चीज का दे रहे हो, इन चीजों को आप ध्यान रखिए। तो सारी चीजों के पढ़ने से सबसे पहले आप यही कहूंगा कि आप इसकी अवधारणा को समझ लीजिए, कहना क्या चाहता है। इसलिए कह रखने का काम किया हुआ है कि जो गद्य होता है, तो हिंदी की कुछ विधाएं हैं, हिंदी की कुछ विधाएं हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 विधाओं को दे रखने का काम किया हुआ है, गद्य विधा और पद्य विधा। तो कहता है कि गद्य विधा और पद्य विधा को उसने दे रखा है। और क्या कहता है कि इस गद्य पद्य के, भाई गद्य का मतलब जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास ये सब क्या है, आपके गद्य है। पद्य क्या है, जो कविता है, ये जो है ये आपका पद्य है। तो उसने कह रखा है कि उस गद्य के और पद्य के, यानी आपका जो गद्य है और आपका जो पद्य है, उस गद्य और पद्य के जो कुछ अंश हैं, जो छोटे छोटे खंड हैं, जो छोटे छोटे भाग हैं, उन अंशों को आपको क्या करना है, उनका शुद्ध उच्चारण, यानी गद्य और पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण करना है। और कैसे करना है उसको, अच्छा यदि करना है उसका उच्चारण, गद्य और पद्य का आपको उच्चारण करना ही है, लेकिन कैसे करना है, शुद्ध उच्चारण करना। चाहे गद्य होगा चाहे पद्य होगा, उसका उच्चारण आप क्या करोगे, शुद्ध उच्चारण करने का काम करोगे। लेकिन वह उच्चारण कैसे होना चाहिए, उसने कहा है लय, एक स्वर में, एक सदे हुए स्वर में उसका उच्चारण होना चाहिए। और वह स्वर कैसा, उतार चढ़ाव का मतलब ये कहता है आरोह और अवरोह। उसने कह रखा है कि गद्य और पद्य के अंशों को शुद्ध रूप से एक स्वर के साथ, एक आरोह और अवरोह के साथ क्या करना, उसको उतार चढ़ाव के साथ उसको पढ़ना है और उसको बोलना। उसके कहने का ये मतलब है, कहना ये चाहता है
कि आप जिस भी गद्य को पढ़ रहे हो या जिस भी आप पद्य को पढ़ रहे हो, तो सामान्य सी बात है कि आपका चाहे जो गद्य है चाहे कोई सा पद्य है, तो आप उस गद्य के अनुसार ही पढ़ाएं, आप उस गद्य के अनुसार शब्दों का प्रयोग करें। जैसा अगर कोई आप पद्य पढ़ा रहे हो तो पद्य के अनुसार आप प्रयोग करने का काम करोगे। तो कहता गद्य और पद्य के जो कुछ अंश हैं उन अंशों का शुद्ध उच्चारण करना है, लेकिन वह उच्चारण एक लय के साथ करना है, और लय के साथ होने के साथ साथ एक निश्चित रूप से उनमें उतार चढ़ाव होना चाहिए, एक आरोह अवरोह होना चाहिए। जैसी सामान्य सी बातें कहना चाहता है। अगर वीर रस की कविता आप पढ़ा रहे हो तो एकदम वीरता के भाव पढ़ाओ, जोश के साथ पढ़ाओ। अगर करुण रस की कविता पढ़ा रहे आप तो करुणा के भाव में पढ़ाओ। हास्य रस की कविता पढ़ा रहे हो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ाने का काम। तो यदि आप जिस प्रकार के अंश को प्रस्तुत कर रहे हो उस तरह के भाव को प्रस्तुत करने का काम करते हो, तो जो श्रोता है यानी जो सुनने वाला है और जो शिक्षार्थी जो पढ़ने वाला है उसके अंदर ये चीजें ज्यादा असर करेंगी, वह ज्यादा ही उसको अवधारणात्मक होगा, वह उसके लिए ज्यादा ही रसात्मक होने का काम करेगा। तो पढ़ने बच्चा क्या लेगा, रुचि लेगा। तो कहता है उसके साथ उसको पढ़ना और बोलना। तो कहता जो है आरोह अवरोह के साथ उनको पढ़ा जाए और उनको बोलने का काम किया जाए। ये तो रहा पूरे यूनिट की एक ये अवधारणा है। ये मूल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि मूल अवधारणा यही है। अब उसने कह रखा, आपसे प्रश्न और दे रखा है, वह पूछता है, कहता है एक हेडिंग दे रखा है वाचन तथा पठन, वाचन तथा पठन। अब ये कहना चाहता है कि वाचन जो होता है, देखिए दो शब्द दे रखा है, एक शब्द दे रखा वाचन और दूसरा दे रखा है पठन। देखिए दो शब्द यदि नहीं होता तो यहाँ पे देने का काम नहीं करता, एक ही शब्द से काम चल जाता है। तो देखिए वाचन का अर्थ कुछ तो है और पठन का अर्थ भी कुछ है। कहता है कि वाचन का अर्थ भी कुछ है और पठन का अर्थ भी कुछ है। तो कहता है कि निश्चित रूप से पठन अपना एक अलग अर्थ रखेगा। जो पठन है वह निश्चित रूप से उसका अपना खुद का दायरा है। पठन जो है वह खुद के दायरे में है और जो वाचन है इसका भी अपना एक दायरा है। पर दोनों एक दायरे के अनुसार होने के बाद भी कुछ चीजें हैं कि दायरे से बाहर की भी चीजों को प्रशंसित करने का काम करता है। ये चीज आपको यहाँ पढ़ाने का काम किया जाएगा, ये समझाने की कोशिश की जाएगी। यदि आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो देखिए मैं कहता हूं कि आप प्रश्न को रटो मत, आप प्रश्न के अवधारणा को समझ लो, प्रश्न के उत्तर को मत पढ़ो, प्रश्न को ही पढ़ लो, आप प्रश्न को ही समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर कुछ नहीं है, प्रश्न में ही उत्तर छुपे होने का काम किया रहता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको लगता है प्रश्न से अच्छा कि उत्तर रट लो। भाई उत्तर आप रट लोगे लेकिन किसका प्रश्न होगा ये तो नहीं क्लियर हो पाएगा, भाई कितना उत्तर आप रट सकते हो। तो यहाँ है वाचन और पठन दोनों अलग अलग वाक्य दिया हुआ है। तो पठन का अर्थ अपना एक अलग है और वाचन का अर्थ अपना एक अलग है। तो एक चीज आपने देखा होगा, एक चीज ये है कि हमारी हिंदी में दो शब्द तो देता है, पठन भी देता है और वाचन भी देता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में सिर्फ एक ही शब्द देता है, वह शब्द है रीडिंग। वह चाहे पढ़ना हो चाहे बोल, ये पढ़ने के लिए कहता है ये शब्द दे रखा है रीडिंग। तो अंग्रेजी में साधारणतः आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में सिर्फ एक ही से काम चला लिया जाता है, वह शब्द क्या होगा, रीडिंग होता है। लेकिन हिंदी में कहता है वाचन और पठन के लिए, कहता है वाचन और पठन के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक शब्द उसने कहा कि
अंग्रेजी में तो सिर्फ रीडिंग से काम चला लिया जाता है, लेकिन जो ये हिंदी है, इस हिंदी में इससे काम नहीं चलता है। कहता है कि हिंदी में दो शब्द आते हैं, एक होता है वाचन और एक होता है पठन। इसमें भी लिखा है कि वाचन और पठन के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। वाचन का अर्थ अलग होता है और पठन का अर्थ अलग होता है। यानी इनके लिए इस हिंदी में कि पठन के लिए, वाचन और पठन के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो कहता है एक शब्द होता है वाचन और दूसरा होता है पठन। कहता है वाचन और पठन के दो अलग अलग शब्द हैं, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो पहला शब्द कहता है वाचन होता है और दूसरा शब्द होता है पठन होता है। तीसरी बात उसने क्या कह रखा है, कहता है परंतु इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। कहता है कि वाचन और पठन दो शब्द दे रखा है हिंदी में, लेकिन कहता है वाचन का अपना एक अलग अर्थ होता है और पठन का अपना, इसलिए कहता है कि इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। वाचन का अर्थ अपना अलग है और पठन का अर्थ अपना अलग है। कहता है कि पठन का जो अर्थ होता है, पठन का अर्थ व्यापक होता है। कहता है कि जो पठन शब्द यहां दे रखा है, ये शब्द दिया हुआ है पठन शब्द है, उसने कहा कि पठन का जो अर्थ होता है ये बड़ा व्यापक होता है, इसका अर्थ बड़ा होता है। तो पठन का मतलब होता है पढ़ने से, पठन का मतलब होता है पढ़ने से। यानी आप जब मन ही मन पढ़ने का काम करते हो, ये होता है पठन। तो पठन में क्या होता है, इसमें ये पठन में एक काम करता है कि पठन में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ लिया जाता है। पठन में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ लिया जाता है। और पठन का मतलब पढ़ना से नहीं, पठन का अर्थ होता है जब उसको समझ लिया जाए उसको हम पठन कहते हैं। तो जब आप पठन करते हो, यानी जब पढ़ने का काम करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ लेने का काम करते हो, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि जब समझ लेने का काम करते हो तो उसका अनुभव आप स्वयं के द्वारा करते हो। यानी उसके कहने का सेंस ये कहता है कि पठन का अर्थ व्यापक है। यानी ये कहता है कि पठन का जो अर्थ होता है बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा का मतलब ये कहता है कि जो पठन होता है उसका अर्थ बड़ा होता है। यानी जब पठन आप करते हो तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप पढ़ लेते हो। और पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो आपके ही सिलेबस में दे रखा है कि पठन का अर्थ होता है समझना। पठन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, पठन का अर्थ तब सार्थक होगा जब चीजों को आप पढ़ लेंगे और पढ़ करके जब आप समझ लिए, और जब समझ लिए वो होता है पठन का अर्थ, इसको कहते हैं पठन। तो कहता है जब आप पढ़ते हो तो ज्यादा चीजों को पठन करते हो तो ज्यादा चीजों को पढ़ लेते हो और उसका आनंद आप स्वयं लेने का काम करते हो, उसकी अनुभूति आप स्वयं करते हो। दूसरी बात कहता है, ये तो हो गया पठन। और कहता है वाचन। तो कहता है कि वाचन का जो अर्थ होता है, वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता भी लेते हूं। ये देखो कहा, देखिए मैंने बताया आपसे एक चीज कि जो पठन है तो पठन में आप स्वयं आनंद पाओगे, स्वयं में आप प्रसन्नचित होंगे, स्वयं में आप खुश रहने का काम करेंगे। उस आनंद की अनुभूति आपको स्वयं का होगा, किसमें? पठन में। लेकिन जब वाचन का अर्थ आएगा तो वाचन का मतलब होता है वाच करना, वाचन का मतलब होता है बोलना। जब आप बोल बोल के पढ़ने का काम करते हो, यानी ये कहना चाहता है वाचन का अर्थ कहता है जोर जोर से पढ़ना।
जब आप जोर जोर से पढ़ने का काम करोगे तो आपके द्वारा पढ़ी गई चीज श्रोता भी सुनेगा, और श्रोता जब सुनेगा तो उसके आनंद को, जिस आनंद को आप प्राप्त कर रहे हो, उस आनंद को श्रोता भी लेने का काम करेगा। जब श्रोता लेने का काम करेगा तो वहां आपका अर्थ बदल जाने का काम करेगा, वहां पे हो जाएगा वाचन। यदि आपका पेपर ऐसा आ जाए कि किसी पठन से जोर जोर से पढ़ा जाए, या जोर जोर से पढ़ने वाले जोर जोर से पढ़ा जाए और आनंद, श्रोता उसका आनंद ले, उसको क्या कहेंगे? वाचन कहेंगे या पठन कहेंगे? तो सामान्य सी बात है, उसको आप लोग क्या कहेंगे? वाचन। क्योंकि जोर जोर से पढ़ा जाएगा तो श्रोता भी उसका आनंद लेगा, जहां श्रोता आनंद लेगा तो आप समझ लेना ये वाचन हो रहा है। पठन का मतलब आप स्वयं आनंद लोगे, स्वयं उसका भाव महसूस करोगे, ज्यादा चीजों को समझ पाओगे, ये होगा पाठन। तो दो चीज को, उस सेंस को क्लियर किया, पठन और वाचन को। उसने कहा सामान्य अर्थ में पठन का अर्थ होता है बहुत बड़ा, व्यापक, यानी पठन का अर्थ होता है व्यापक। तो व्यापक का मतलब ये कहता है कि व्यापक का अर्थ ही होता है कि समझना। पठन का मतलब होता है पढ़ना, तो पढ़ने का मतलब ये कहता है कि समझना। जब आप चीजों को पढ़ लिए तो अभी आपका पठन नहीं हुआ, जब उसको आप समझ लिए तभी आपका पठन हुआ। और जो आप पठन करते तो मौन पठन होता है, पठन मौन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप पढ़ लेते हो, ज्यादा चीजों को आप समझ लेने का काम करते हो, लेकिन पठन में स्वयं पढ़ने वाला ही आनंदित होता है, उसका आनंद सिर्फ पढ़ने वाले को मिलता है। लेकिन वाचन में श्रोता को भी मिलने का काम करता है। जब आपके द्वारा जोर जोर से पढ़ने का काम किया जाए और जोर जोर से पढ़ा हुआ चीज जब श्रोता के मन को आह्लादित करे, प्रसन्नचित करे, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, आनंद प्राप्त करे, तो समझ लेना आपका क्या हो रहा है? वाचन हो रहा है। तो सिर्फ यहां मेरा उद्देश्य था दो चीजों को क्लियर कराना, एक वाचन, एक पठन। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट में लिख के निश्चित कमेंट करिएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, उसको मैं पुनः प्रयास करूंगा बताने का। लेकिन यही उसका अर्थ है पठन का और वाचन का। तो ये आपका रहा पठन और वाचन। तो पठन का मतलब उसने बताया कि जब स्वयं के द्वारा पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, ये पठन होता है। और वाचन का मतलब कहता है कि जब श्रोता उसके आनंद को लेना प्रारंभ कर दे, या पढ़े पठन की चीजों को या वाचन की चीजों का आनंद जब श्रोता लेने लगे तो समझ लेना वह क्या है? वाचन है। एक चीज क्लियर हुआ आपका। दूसरी चीज पढ़िए, वाचन अथवा पठन, पढ़ने का महत्व। ये कहता हेडिंग पे वाचन अथवा पढ़ने का महत्व। ये देखो कहता है वाचन अथवा पठन या पढ़ने का महत्व। देखो चीज को पहले स्पष्ट करवा, इसको ही आप समझ लो। आप प्रश्न हम जो भी पढ़ाएंगे छोड़ दो चीजों को भी, आप सिर्फ इसको ही समझ लीजिए। वाचन अथवा पढ़ने या पढ़ने का महत्व कहता, हम अगर वाचन करते हैं तो मैंने बताया वाचन का मतलब क्या है। वाचन का मतलब मैंने बता दिया आपको कि वाचन का मतलब क्या होता है। जब श्रोता उसका आनंद ले उसको वाचन कहते हैं। ये कहता है कि उसको वाचन का और पढ़ने का क्या महत्व है। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो उसका क्या महत्व है, मैं वाचन कर रहा हूं तो उसका क्या महत्व है। तो दोनों का महत्व उसने कहा कि पढ़ने का अथवा वाचन का क्या महत्व है। तो एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर श्रीधर लाल मुखर्जी। डॉक्टर श्रीधर लाल मुखर्जी एक विद्वान थे। ये इन्होंने एक परिभाषा को दिया था कि वाचन किसको कहते हैं। उनका वाक्यांश मैं पूरा आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा, गहराई समझिएगा चीजों को ध्यान देकर के। उन्होंने कहा कि जो पॉइंट्स है वाचन अथवा पढ़ने का महत्व, तो उन्होंने महत्व पे प्रकाश डाला है। उन्होंने पढ़ने के या वाचन के महत्व को बताने की कोशिश की है। अच्छा प्रयास किया उन्होंने बड़े कम से कम शब्दों में, सदे हुए लहजे में बहुत सटीक चीजों को आपको बताने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वाचन
उन्होंने क्या कहा है? वाचन एक कला है। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ये हम जो वाचन करते हैं, कहता वाचन भी ये कला है, यानी एक कलाकारी है। देखिए कभी कभी एक शब्द देता है, कलाकार शब्द देता है। कलाकार नहीं होता है, होना चाहिए कला साधक। कला, हम लोग कलाओं को ही साधते हैं, यानी किसी और के द्वारा किया गया है और उसको जब हम लोग खुद साधने का काम करते हैं तो हम कला साधक होते हैं। लेकिन प्रयोग होता धड़ल्ले से कलाकार खैर चल रहा है, उससे मेरा कोई लेना। प्रश्न मेरा जो कहते है, प्रश्न ये कहता है कि आपके वाचन का अथवा पठन का क्या महत्व है? आप अगर पढ़ रहे हो उसका, आप अगर वाचन करें उसका, तो समाज में उसका क्या महत्व है? इन बच्चों के लिए उसका क्या महत्व है? ये महत्व को समझाने की कोशिश करें। तो एक विद्वान जिनका नाम है डॉक्टर श्रीधरलाल मुखर्जी, डॉक्टर श्रीधरलाल मुखर्जी, तो श्रीधरलाल मुखर्जी ने कहा कि ये जो वाचन है एक प्रकार की कला है, यानी ये जो कला है सबके पास नहीं होती है, कुछ लोगों के पास एक कला होती है वाचन की। कहता है वाचन एक कला है। ये श्रीधरलाल मुखर्जी जी कह रहे हैं कि वाचन एक प्रकार की क्या है? कला है। कहता है वाचन शक्ति ठीक रहने से, वाचन शक्ति ठीक रहने से, या वाचन शक्ति ठीक रहने पर, उसको ठीक रहने पर, वाचन शक्ति ठीक रहने पर मानव जटिल से जटिल विषयों को समझ सकता है। समझ सकता है। देखिए ये कहता है श्रीधरलाल मुखर्जी ने कहा, पहली बात उन्होंने कहा कि वाचन क्या है? एक प्रकार की कला है, यही एक प्रकार की कलाकारी है वाचन करना। फिर उन्होंने कहा कि वाचन शक्ति यदि व्यक्ति का ठीक है, अगर व्यक्ति का वाचन शक्ति ठीक है, वाचन करने की कला भी उसके पास है, तो क्या करेगा? जटिल से जटिल विषयों को समझ सकता बड़े आसानी से। उन्होंने कहा कि वाचन एक कला है और वह कला जिसके भी पास है तो व्यक्ति जटिल से जटिल विषयों को बड़े आसानी से समझ सकता है। वाचन की कला जिसके पास होती है वह व्यक्ति कठिन से कठिन, जटिल से जटिल, क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्दों को, उसके सेंस को, उनकी चीजों को वह बड़ी आसानी से समझ सकता है, बड़े सधे लहजे में समझ सकता है अगर उसके पास कला है तो। ये कहते हैं श्रीधरलाल मुखर्जी जी कहते हैं। और क्या करें? कहते हैं कि सुवाचन के द्वारा, सुवाचन के बिना नहीं, सुवाचन के बिना कोई भी सुवाचन के बिना कोई भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। दूसरी बात बड़ा अच्छी उन्होंने कहा यदि सुवाचन अच्छा है, अगर व्यक्ति के अंदर सुंदर वाचन करने की कला है तो वह पहली बात तो ये करेगा कि जटिल से जटिल चीजों को, विषयों को समझ लेगा। और कहते हैं यदि सुवाचन की कला नहीं है तो, उन्होंने कहा सुवाचन की कला नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर सुंदर वाचन करने की कला नहीं है तो एक अच्छा वक्ता वह कभी नहीं बन सकता है। अगर सुवाचन की कला उसके पास नहीं है, सुंदर वाचन की कला उसके पास नहीं है तो बढ़िया वक्ता कभी नहीं बन सकता है।
बढ़िया बोलने वाला कभी नहीं बन सकता, इसलिए उसके पास वाचन की एक कला होनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने ये कह रखा है, वाचन जो वाचन है मृत्यु पर्यंत चलता, वाचन मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ये जो वाचन है, ये जो बोलने की कला है, व्यक्ति मरते दम तक मृत्यु शैया पे पड़ा होता है व्यक्ति, लेकिन कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। और जिस दिन ये आवाज चली जाने का काम करती है, लगता है कि प्राण पखेरु डिग के निकल गए, ऐसा ही लगता है। कहता है, ये श्रीधर लाल मुखर्जी जी ने कहा कि सबसे पहले बात कहा कि वाचन एक प्रकार की कला है। यदि आप अच्छे वाचन करने वाले हैं तो आप कठिन से कठिन, जटिल से जटिल विषयों को आप समझने में बड़े सफल रहेंगे। लेकिन यदि सुवाचन आपके पास नहीं है तो आप अच्छा वक्ता भी नहीं बन सकते हो। और ये सुवाचन है, ये जो मृत्यु पर्यंत, ये जो वाचन है, ये मृत्यु पर्यंत चलते रहने का काम करता है। और अंतिम बात उन्होंने कहा, मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। कहता है, आपका मन जब भी उलझ जाए, आपका मन जब न लगे कहीं चीजों पे, आप पुस्तक उठाइए और उसका आनंद लीजिए, वाचन करिए और उसका आनंद लीजिए। ये होता है वाचन अथवा पठन का महत्व। तो श्रीधर लाल मुखर्जी जी ने वाचन अथवा पठन के महत्व को बताने का काम किया। उन्होंने कहा है कि वाचन एक कला है। अगर आप अच्छे वाचन करने वाले हैं तो कठिन से कठिन विषयों को भी बड़ी सरलता से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने ये कह रखा है कि यदि आपके पास वाचन नहीं है तो आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हैं। अच्छे वाचन के लिए अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा। यदि अच्छा वाचन आपके पास नहीं है तो अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हैं। और अंतिम बात उन्होंने कहा, ये जो वाचन है ये मृत्यु पर्यंत चलते रहने का काम करता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं चलने का काम करा तो भी आप अगर कहीं उलझन में पड़े होने का काम किए हुए हैं, किताब उठाइए, कोई नाटक, कोई उपन्यास उठा लीजिए, कविता उठा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, वाचन कर लीजिए, उसका आनंद स्वयं लेने का काम करेंगे आप। ये रहा आपके वाचन अथवा पठन का महत्व। तो श्रीधर लाल मुखर्जी जी ने आपको बताने का काम किया, उनकी जो परिभाषा थी मैंने उसको बताने का काम किया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगली टॉपिक आपका है वाचन की विशेषता। वाचन की विशेषता। देखिए, यदि वाचन एक कला है और वाचन का अपना खुद का एक महत्व है तो निश्चित रूप से यह भी सही होगा कि उसकी कुछ न कुछ विशेषता हो। तो वाचन की कुछ न कुछ विशेषता निश्चित होती है। यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाए कि वाचन की क्या विशेषता है, अभी अभी आपने पढ़ा श्रीधर लाल मुखर्जी जी को, उन्होंने बताया कि वाचन एक कला है, ये विशेषता नहीं शामिल होगा। यानी व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है, वो पढ़ने की उसके अंदर कला है कि किस चीज को कैसे पढ़ा जा सकता है, किस भावार्थ को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, ये उसके अंदर एक कला होती है। आगे उन्होंने बताया ये वाचन की विशेषता। एक प्रश्न आपका आता है, यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछ दे कि वाचन की विशेषता या वाचन की क्या विशेषता है, तो आपका उत्तर होगा वाचन, आपका जो वाचन होना चाहिए वह प्रभाव उत्पादक। कहता है आपका जो वाचन होना चाहिए वो प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। यानी आप जो वाचन कर रहे हो वह वाचन आपका क्या होना चाहिए, प्रभाव उत्पन्न करने वाला चाहिए। प्रभाव उत्पादक ढंग से प्रस्तुत कर श्रोता के मन को
मोही। ये देखिए, ये कहना चाहता है, अगर विशेषता आपसे पूछे कि वाचन की क्या विशेषता, तो आप कौन से कम शब्दों में लिख सकते हैं कि श्रोता के मन को मोह ले, वह वाचन की विशेषता है। ये भी कह सकते हैं। यहां उसने कहा कि वाचन होना चाहिए कैसा, प्रभावोत्पादक। आप जिस वाचन को कर रहे हो, आप जिसको पढ़ रहे हो, वह आपका जो वाचन है वह प्रभावी होना चाहिए, यानी प्रभावित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। आप जिसको भी पढ़ो, आप जो भी पढ़ने का काम कर रहे हो, वह प्रभावी ढंग से होना चाहिए। तो आपका वाचन कैसा होना चाहिए, प्रभावोत्पादक ढंग से उसकी प्रस्तुति होनी चाहिए। तो भाई हर कोई वाचन कर सकता है, लेकिन सफल कौन होता है, जो श्रोताओं के सामने खूबहू उन्हीं में आकर के यदि अपनी चीज को प्रस्तुत कर दे, प्रभावी ढंग से उसको प्रस्तुत कर दे और श्रोताओं के मन को मोह लेने का काम करे, उसको कहते हैं प्रभावोत्पादक प्रस्तुति। यानी श्रोता को अपने ऊपर, अपने तरफ आकर्षित कर लेने का काम करे, वह होता है प्रभावोत्पादक। दूसरी बात कहता है कि अच्छा वाचन में आरोह अवरोह विशेष भूमिका निभाते हैं, विशेष भूमिका निभाते हैं। कहता है कि जो एक बढ़िया सा वाचन होता है, जो एक अच्छा वाचन होता है, उस अच्छे वाचन में ये दोनों चीजें, आरोह और अवरोह, इसका मतलब ये होता है ना, उतार और चढ़ाव, स्वर का उतरना और स्वर का चढ़ना। उसने कहा ये बड़ा ही विशेष भूमिका निभाने का काम करते हैं। एक अच्छे वाचन में आरोह और अवरोह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आरोह और अवरोह के साथ वाचन न किया जाए तो वह वाचन आपका व्यर्थ सिद्ध हो जाने का काम करेगा, आप ना ही श्रोता के मन को मुग्ध कर पाएंगे। अगली बात कहता है कि वाचक प्रत्येक शब्द को प्रत्येक शब्द को एक अलग रूप देकर बोलना, प्रत्येक शब्द को एक अलग रूप देकर बोलना। ये देखिए, उसने कहा एक बात और कि यदि अच्छा वाचक कोई है तो निश्चित रूप से हर एक शब्द को एक नया कलेवर देगा। जो भी शब्द है, सारे शब्दों को हर कोई जानता है, लेकिन अगर अच्छा वाचक है तो हर एक शब्द को एक नया कलेवर देगा, एक नया रूप देगा, एक नई प्रस्तुति देगा, एक नए रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहेगा और अच्छे रूप में उसको प्रस्तुत करके बोलने का काम करेगा। एक अच्छा वाचक शब्दों को नया कलेवर देने का काम करता है, या एक अच्छा वाचक हर एक शब्द को अलग अलग रूप, नया रूप देने का काम करता है। अगला बात कहता है, वाचक अपने भाव और भंगिमाओं के अनुसार, वाचक अपने भावों और भंगिमाओं के साथ, भाव और भंगिमाओं के साथ आवश्यकता अनुसार शारीरिक संचालन करता है। एक और बढ़िया बात उसने कहा, ये बात ये कहना चाहता है
कि वाचक जो होगा, जो बढ़िया वाचक होगा, वाचन करने वाला होगा, तो निश्चित रूप से क्या करेगा, अपने भाव और भंगिमाओं को कहता है कि जो भी उसमें जैसा भाव है, और गद्य को पढ़ा रहा हो चाहे पद को पढ़ा रहा हो, तो उस गद्य और पद में जिस प्रकार का भाव है, उस भाव के अनुसार, उस भंगिमा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपनी शरीर अवयव का वो क्या करेगा, संचालन करेगा, उसको चलाने का। देखो, बिना वजह का हाथ को हिलाना, बिना वजह के सर को हिलाना, बिना कारण के आंख को झपकाना, ये नहीं होगा। उसने कहा अगर अच्छा वाचक है तो चाहे गद्य पढ़ा रहा हो चाहे पद पढ़ा रहा होगा, उस गद्य और पद के भाव के अनुसार अपनी मुद्रा को करने का काम करेगा, या अपने शरीर अवयव का निश्चित रूप से संचालन करने का काम करेगा। ये अच्छा वाचक है। तो उसने कहा ये अच्छे वाचक की विशेषता होगी। एक अच्छे वाचक की विशेषता होने का काम करता है वह व्यक्ति भाव के अनुसार अंगों का संचालन करने का काम करेगा, प्रदर्शन करने का काम करेगा। और अंतिम बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, वाचन में सुस्वरता, वाचन में सुस्वरता के साथ प्रवाह बनाए रखे। देखिए, और अगली बात कहते हैं वह कि वाचन में क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए। एक कहता है कि सुस्वरता, एक कहता है कि सुस्वरता होनी चाहिए, और दूसरा कहता प्रवाह। सुस्वरता का मतलब यह कहना चाहता है कि जिस स्वर में है उसी स्वर में उसको आप कहो। कहना चाहता है कि जिस स्वर में जो चीज है उसी स्वर में कहो। यदि आरोह में है या अवरोह में है तो उस अनुसार कहो। उतार है तो उतार में कहो, चढ़ाव है तो चढ़ाव में कहने का काम करो। कहता है वाचन में दो चीज होना आवश्यक है। पहली बात सुस्वरता, दूसरी बात प्रवाह। सुस्वरता का मतलब आपने समझ लिया कि स्वर होता है, लेकिन प्रवाह का मतलब क्या होता है, उस धारा में बहना। प्रवाह का मतलब प्रवाहित होना। तो जिस धारा में आप बह रहे हो, जिस धारा में प्रवाहित हो रहे हो आप, तो उस धारा में बहने का जो काम कर रहे हो, तो जिस स्वर में कर रहे हो उसी स्वर में करो। जिस आरोह अवरोह में करने का काम करो उसी स्वर में करो। ऐसा नहीं है कि एकाएक उतार हो जाए, एकाएक चढ़ाव हो जाओ, जाते जाते रुक जाओ, जाते जाते बहुत तेजी से चलने लगो, ऐसा नहीं है। कहता है ये हमारे वाचन की विशेषता है। कभी भी अगर आपके पेपर में ऐसा आ जाए, या कहीं आपके सामाजिक जीवन में अगर कभी ऐसा आ जाए तो वाचन की क्या विशेषता है, तो आपके अंदर ये होना चाहिए, वाचक के अंदर गुण होना चाहिए, वो सुस्वरता के साथ, धारा प्रवाह के साथ, जब तक लोगों के मन को मंत्रमुग्ध न कर लेने का काम करे, वह अच्छा वाचक नहीं हो सकता, वाचन की विशेषता नहीं हो सकती है। अगर ऐसा है, श्रोताओं के मन को मुक्त कर लेने का काम करता है, तो निश्चित रूप से क्या है, एक अच्छे वाचक की विशेषता है। तो ये आपका रहा वाचन की विशेषता। और अगले दिन आपको कुछ चीजों को कराना मैं भूल गया था पिछले दिन, वह आज भी संभवतः नहीं हो पा रही है। एक टॉपिक छोटा सा और आप पढ़िए। यह आपकी टॉपिक है, आपने पढ़ लिया पठन और वाचन पढ़ लिया, आपने वाचन अथवा पठन के महत्व को पढ़ लिया, आप वाचन की विशेषता को पढ़ लिए हो। अब आप एक चीज और पढ़ लिए कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य, वाचन शिक्षण का उद्देश्य। आपने पढ़ा विशेषता, अब आपको पढ़ाने की कोशिश हो रही है कि वाचन की विशेषता तो आपने जान लिया कि श्रोताओं के मन को मुक्त करना। यहां कहता है कि वाचन जो शिक्षण है, वाचन का जो शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है। अब आपका आ गया शिक्षण की चीजें, तो कहता है कि वाचन शिक्षण की विशेषता है कि बालकों का
बालकों का अक्षरोच्चारण, बालकों का अक्षरोच्चारण, शब्दोच्चारण, बालकों का अक्षरोच्चारण, शब्दोच्चारण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। देखिए, पहली बात उसने कहा, यदि आपका प्रश्न बन जाए कभी भी कि वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है, या जो वाचन शिक्षण जो पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को क्या पढ़ाना चाहिए, उसने कहा कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बालकों के अंदर दो चीजों का ध्यान जरूरी देना चाहिए। किसका? शब्दोच्चारण और अक्षरोच्चारण। यानी बालक शब्द का उच्चारण कैसे कर रहा है और अक्षर का उच्चारण कैसे कर रहा है, तो दो चीज का ध्यान देना आवश्यक है। किसमें? वाचन शिक्षण में। वाचन शिक्षण अगर आ जाए तो दूसरा अर्थ होगा, वाचन की विशेषता है तो दूसरा अर्थ होगा। वाचन शिक्षण का उद्देश्य अगर आते ये कहना चाहता है, वाचन शिक्षण में एक अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि बालकों का शब्दोच्चारण कैसा है और बालकों का अक्षरोच्चारण कैसा है, इन पे आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि बालक सुस्वरता के साथ पढ़े, सुस्वरता के साथ पढ़ सके। दूसरी बात है ध्यान देने की। पहली बात तो कहता है अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए शिक्षण कराते समय बच्चों को कि उसका अक्षरोच्चारण कैसा है और दूसरा उसका शब्दोच्चारण कैसा है, यानी शब्द का उच्चारण कैसे कर रहा है और अक्षरों का उच्चारण कैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जो कुछ बच्चे होते हैं तो र को र ना कर र कह देते हैं, ऐसा जैसे कहते हैं चार को चार नहीं का चार कह देते हैं। उसने कहा कि जब अक्षरोच्चारण यदि बालक गलत करता है, यदि बच्चा अक्षरोच्चारण गलत करता है तो निश्चित रूप से उसका शब्दोच्चारण गलत होगा ही होगा। आप जब शब्दोच्चारण ये अक्षरोच्चारण जब सही कराएंगे तब उसका शब्दोच्चारण सही होगा। दूसरी बात कहता है कि बालक सुस्वरता के साथ पढ़ सके। अरे भाई निश्चित रूप में एक स्वर के साथ कब पढ़ेगा? जब उसका अक्षरोच्चारण सही होगा तो शब्दोच्चारण सही होगा, जब शब्दोच्चारण सही होगा तो आरोह अवरोह उसका सही होने का काम करेगा, और जब आरोह अवरोह सही होने का काम करेगा तो निश्चित रूप से एक स्वर के साथ वो पढ़ सकने का काम करेगा। यदि आरोह अवरोह सही होने का काम नहीं करेगा, अक्षरोच्चारण सही होने का काम नहीं करेगा, तो शब्दोच्चारण भी सही होने का काम नहीं करेगा, और जब सब नहीं सही होने का काम करेगा तो उस बालक के अंदर सुस्वरता भी सही नहीं होगी। अगली बात कहता है कि स्वर को आरोह अवरोह के अनुसार, स्वर को आरोह अवरोह के अनुकूल उसमें लोच हो। अब देखो एक नया चीज दे दिया, लोच शब्द है। जो कठिन वाक्यांश होंगे, जो कठिन शब्दांश होंगे, मैं उसको अंडरलाइन कर लूंगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा आपको। ये देखो कहता है कि स्वर को आरोह अवरोह के अनुकूल, यानी कहता है जब बालक अक्षरोच्चारण सही करेगा तो शब्दोच्चारण भी सही करेगा। अब कहता है जब दोनों सही करने का काम करेगा तो उसके अंदर सुस्वरता आ जाएगी, निश्चित रूप से एक स्वर के साथ प्रयोग करने का काम करेगा। और कहता है वह आरोह अवरोह के अनुकूल होता है, अनुसार कहता उतार चढ़ाव के अनुसार उसके अंदर क्या होगा? लोच होगा। लोच का सेंस होता है लचीलापन,
यानी उसके अंदर एक लचीलापन होने का काम करेगा। जैसा आरोह अवरोह होगा उस तरह का उसके अंदर एक लोच उत्पन्न होने का काम करेगा, लचीलापन उत्पन्न होने का काम करेगा। जब आरोह अवरोह होने का काम करेगा तब अगली बात कहता है वह वाचन प्रभावी होना चाहिए। वाचन प्रभावी होना चाहिए। कहता है कि जो आपका वाचन है वह प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी कैसे होगा? जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे अपनी पढ़ाई हुए के द्वारा या अपने वाचन के द्वारा, ये होता है प्रभावी शिक्षण। कहता है कि आप जब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेने का काम करेंगे तो सामान्य सी बात है यह आपका क्या है, वाचन आपका प्रभावी निश्चित रूप से है। अगली बात कहता है कि वही चीज है कि श्रोता के मन या श्रोता मन मुग्ध हो जाए, यानी श्रोता के मन को आप जब मुग्ध कर लेने का काम करेंगे, ये आपके अच्छे वाचन अच्छे शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये रहा आपका वाचन शिक्षण के उद्देश्य। और वाचन शिक्षण की विशेषता आपने पढ़ा, वाचन शिक्षण के उद्देश्य पढ़ा। यदि कोई चीज में छूटा हुआ हो, न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए ये चीज समझ में नहीं आया, उसको पुनः आपको समझाने आपको बताने की कोशिश, भरपूर कोशिश करने का काम मैं करूंगा। और आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोगों से एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन सब वीडियो को, इस चैनल को आप अपने मित्रों तक, आप अपने सगे संबंधियों तक सबके यहाँ पहुंचा देने का काम करें, जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।